हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स को पीछे के पार्ट्स में कवर अप कर चुकी हूँ। तो जो बच्चे चैनल पर न्यू है, पहले वो पीछे के पार्ट्स को देख कर आए, देन इसको पढ़ेंगे। तो गाइज, मैंने इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ा दिया था, क्या नहीं पढ़ाया था, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में, कि सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो हम लोग सबसे पहले लिटरेरी सोर्स को पढ़ रहे थे, जिसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ाया था। रिलीजियस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट को पढ़ा था, है ना। जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें कौन कौन से बुक्स वगैरह है जिससे हमें अपने एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हिंदू टेक्स्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, श्रुति एंड स्मृति। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जो बच्चे चैनल पर नहीं हुए वो लोग पहले पीछे का जाके देखें, क्योंकि अब अगर आपको रिलीजियस नहीं समझ आएगा तो सेकुलर नहीं समझ आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सेकुलर टेक्स्ट को पढ़ने वाले हैं गाइस, क्योंकि रिलीजियस खत्म हो चुका है और सेकुलर पढ़ेंगे। सेकुलर को क्या और क्या बोलते हैं, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। इसका मतलब कि ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। इसमें आप लोग किसी की बायोग्राफीज वगैरह पढ़ोगे, ट्रैवल मेमोरीज वगैरह पढ़ोगे, बायोग्राफीज, प्लेस, ड्रामा, पोएम्स, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हो। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, देन देखते हैं कि आपके सेकुलर टेक्स्ट कौन कौन से हैं। तो देखो आप लोग, तो देखो, अब मैंने आपको बताया था कि सेकुलर एंड नॉन रिलीजियस टेक्स्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। तो देखो, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड बायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो हम लोग अभी इसको आगे वीडियो में इसी को पढ़ने वाले हैं। हिस्टोरिकल टेक्स्ट को डीपली पढ़ेंगे, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट को, बायोग्राफिकल टेक्स्ट को। तो मैं आपको बताऊंगी कि होते क्या है। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सेकुलर या नॉन रिलीजियस टेक्स्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आगे देखो इसके बाद आप लोग, तो देखो गाइस, हिस्टोरिकल टेक्स्ट बोलते किसको है। तो देखो, एक तो आप लोग देखो, आप लोग क्या पढ़कर आ चुके हो पीछे, हम लोग रिलीजियस टेक्स्ट पढ़कर आ गए ना, लाइक किसी धर्म से रिलेटेड, मतलब कि ब्राह्मणिक, जैन एंड बुद्धिस्ट। इसमें क्या मिलता था, हमें अपने पुराने समय के बारे में पता लगता था, है ना। बट रिलीजियस टेक्स्ट को हटाने के बाद भी ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिले थे जिससे हमें अपने एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। तो सबसे पहले आपका हिस्टोरिकल टेक्स्ट। तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट में गाइस कुछ ऐसे उस टाइम पे राइटर्स थे जिन्होंने उस टाइम के बारे में लिखा था, मतलब कि वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं थी, पर एक बुक थी। जैसे कि आज के टाइम पे आप बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ते होगे ना, तो क्या होती है, सारी रिलीजियस थोड़ी होती है, कुछ कुछ समाज से रिलेटेड होती है। तो ऐसे हम लोग कुछ टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे जो किसी रिलीजियस से कनेक्टेड नहीं थी, सिर्फ लिखी गई थी, मतलब उस टाइम पीरियड के बारे में, उस टाइम का स्ट्रक्चर कैसा था, उस टाइम का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, उस टाइम का होम अफेयर कैसा था। तो ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि होल थ्रू देयर इज नो सच टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट कैन बी प्रॉपरली कॉल्ड हिस्टोरिकल टेक्स्ट। तो देखो गाइस, हमें कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं मिला जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो प्रॉपरली हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। मतलब हमें बहुत सारी बुक्स मिली, बट ऐसा किसी भी एक को बुक को नहीं बोल सकते कि वो जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो, क्योंकि जितने भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट थे सारे के सारे, मतलब कि जो मेनली टेक्स्ट थे सब रिलीजियस में आ चुके हैं। ठीक है, रिलीजियस वगैरह में, लिटरेरी सोर्स में आ चुके हैं, जिसमें आप लोग अपने पीछे के टाइम पीरियड के बारे में सब पढ़ चुके हो, जैसे कि वेदास हो गए, है ना, पुराण्स हो गए, ये सब चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत कम चीज़ें पढ़ेंगे, बोल नहीं सकते कि प्रॉपर हिस्टोरिकल है, बट हाँ बोल सकते हैं कि इससे हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं, बट देयर आर सम सर्टेन टेक्स्ट इन विच सम हिस्टोरिकल मटेरियल आर अवेलेबल इन डिस्पर्स मैनर। पर कुछ बुक्स ऐसे मिली हैं जिसकी वजह से हमें पुराने टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। जैसे कि किसी ने, कोई राइटर है जिसने उस टाइम के किंग्स के बारे में लिखा, है ना, उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में लिखा, या उस टाइम के पीपल किस टाइप का वे ऑफ लिविंग था उस टाइम का, ये सब चीज़ें लिखते थे। ड्यूटीज ऑफ किंग्स का मतलब उस टाइम पे किंग्स क्या कैसे काम करता था, उसके क्या कर्तव्य होते थे समाज को लेके, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, इसमें आप लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हो, मतलब जिन्होंने लिखा था कि उस टाइम पे जो किंग होता था उसके पास क्या प्रॉपर्टी होती थी, या कोई जब गलती करता था तो उसको किंग क्या पनिशमेंट देता था, अगर कोई मर्डर कर देता था या कोई चोरी करता था या कोई क्राइम करता था, तो उस टाइम पे जो उस टाइम पे सोसाइटी थी या किंग था वो क्या करते थे, उनके वो लोग कैसे रहते थे, या उन लोगों ने कौन कौन से रूल्स एंड कंडक्ट कर रखे थे, कौन कौन से मतलब पनिशमेंट्स लगा रखी थी। तो ये सब चीज़ें आप लोग इसमें देखते हो। तो इसमें हम लोग 2, 3, 4, 5 बुक्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपको पता चलेगा। तो देखो, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने बुक्स की इमेज आपको दी है, जहाँ से हमें एज अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, जहाँ से हमें एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। तो सबसे पहले आपकी कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, इससे हमें मौर्य टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। उसके बाद आपका नीति शास्त्र है। ठीक है,
नीति शास्त्र को कमंडका ने लिखी थी। उसके बाद आपका राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी को आपको कल्हाना ने लिखा था। ठीक है, तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट की ये सबसे 3 बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, या नीति शास्त्र किसने लिखी थी, या राजतरंगिणी के राइटर कौन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे है वैसे, बट मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही दिए हैं, क्योंकि सारा पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसलिए मैंने आपको दिया है। तो देखो, अब ये 3 ही बुक्स हैं हिस्टोरिकल टेक्स्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो देखोगे तो 15-20 मिल जाएंगी, बट मैंने 3 ही डाली है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, जैसे अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें क्वेश्चन आया था हु इज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के राइटर कौन थे, तो कौटिल्य थे, है ना। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। तो ये सब चीज़ें आती है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इस बुक के बारे में थोड़ा थोड़ा डीपली में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले राजतरंगिणी के बारे में पढ़ते हैं कि राजतरंगिणी क्या बुक थी। तो देखो, हिस्टोरिकल टेक्स्ट की ये सबसे पुरानी बुक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से हिस्टोरिकल बुक थी। कौन सी, राजतरंगिणी। ठीक है, इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। कितने हैं, 8 चैप्टर्स हैं एंड टोटल 7826 इसमें श्लोकास हैं। उसके अलावा इस बुक में आप लोग कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, मतलब कि जो बुक है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर डिपेंड करती है कि यहाँ पे कौन रूल करता था, यहाँ की सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, वो और इसमें महाभारत वॉर जो वहाँ पे हुई थी 12th सेंचुरी में, उसके बारे में लिखा गया है। उसके अलावा इसमें बायोग्राफीज वगैरह लिखी गई हैं, कहाँ के, जो किंग्स थे कश्मीर के, उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो राजतरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। देन नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र। तो मौर्य डेंसिटी के फाउंडेड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने ही रेडी करा था। ठीक है, तो देखो जो अर्थशास्त्र तो किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। तो कौटिल्य कौन है, चाणक्य। इनको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, इनके 3 नाम है। ठीक है, ऐसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, चाणक्य इज ऑल्सो नोन एज, इनके और भी नाम है, तो कौन कौन से, कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। तो ये कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के, चंद्रगुप्त मौर्य के डिपार्टमेंट में। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, फाउंडर थे, किसके, मौर्य डेंसिटी के। ठीक है, किसके, मौर्य डेंसिटी के फाउंडर थे। तो इस टाइम पे मेन आदमी कौन था उनके डिपार्टमेंट में, तो चाणक्य थे, क्योंकि उन्होंने ही उनको पूरा मतलब तैयार किया था। ठीक है, उसके बाद ये जो बुक थी कब लिखी गई थी, 4th सेंचुरी में लिखी गई थी। और इसमें आपको ये बताया गया है कि जो रूल करता है, मतलब किंग जो रूल करता है, उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, या उसको अपनी जो जगह है उसको कैसे चलाना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ही डिफाइंस अर्थशास्त्र द साइंस टीच हाउ टू बेनिफिट द पावर। इसमें इसने बताया है कि जो भी किंग के पास पावर होती है उसका वो कैसे फ़ायदा उठा सकता है और उसको कैसे प्रिजर्व करके रख सकता है। उसके अलावा उस टाइम की मैथोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इसने बता रखा है इसमें। देन जो आपकी अर्थशास्त्र है 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें टोटल 150 चैप्टर्स है, 180 अप विभाग से मतलब सब हेडिंग्स हैं। देन इसमें 6000 श्लोकाज है। और इसमें आपको मौर्य डेंसिटी के सोशल इकोनॉमिक टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। उसके बाद है आपका चच्चनामा। तो गाइस जो चच्चनामा है वो एक बुक थी, बहुत फेमस बुक थी। ठीक है, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने लिखवाया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ चच्चनामा के बारे में। तो देखो जो चच्चनामा है ना गाइस, वो सिंध के ऊपर लिखी गई थी। मेनली जो इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सिंध एरिया के बारे में गिवन है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले इंडिया को सिंध बोला जाता था, क्योंकि सिंध के पास ही हमारा जो समाज है वो सोसाइटी बसी थी, इसलिए इसको सिंध बोला जाता था। तो सिंध के बारे में चच्चनामा में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसको कब लिखा गया था, 8th सेंचुरी में लिखा गया था। किसने लिखा था, काजी ईशामेल ने लिखा था। ठीक है, इसको काजी ऑफ एलोर भी बोलते थे। और इसे किसने अपॉइंट करा था, मोहम्मद बिन कासिम ने, क्योंकि उस टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम सिंध में रूल कर रहा था। ठीक है, उस टाइम में इस बुक का नाम क्या था, तारीख सिंध व हिंद। ये उस टाइम पे बुक का नाम था। मतलब जब ये बुक लिखी गई थी तब इसका नाम चच्चनामा नहीं था, तब इसका नाम था तारीख सिंध व हिंद। मतलब कि अगर इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलते थे, हिस्ट्री ऑफ सिंध और हिंद। मतलब सिंध पीरियड के टाइम पीरियड के बारे में इसमें लिखा गया है। और पहले इसको अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया था। उसके बाद में इसको ट्रांसलेट करके पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। और किसने लिखा था इसको, किसने ट्रांसलेट करा था, तो अली बिन हामिद खुफी ने लिखा था। ठीक है, कब, 1216 AD में लिखा था। तो गाइज यहाँ से 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनते हैं कि चच्चनामा जो लिखी गई थी किसने लिखी थी। तो जब इसको अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया था
तो इस बुक का क्या नाम था। देन जब इसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया तब इसका नाम क्या हो गया, और इसके लिखने वाला कौन था, राइटर कौन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि चच नामा को और किस नाम से जाना जाता था, तो इसको फतेह नामा ए सिंध के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें इसने सिंध टाइम पीरियड के बारे में, उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताया हुआ है। तो ये तो था आपके हिस्टोरिकल टेक्स्ट। देन अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। सेमी हिस्टोरिकल मतलब इसको हम लोग हिस्टोरिकल नहीं बोल सकते, एक तरीके से हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं थे, आधे हिस्ट्री के थे और आधे इसमें एजम्पशंस थी। एजम्पशन मतलब जिसने इस बुक्स को लिखा तो इसमें प्रॉपर सच नहीं लिखा गया था, थोड़ा सा अज्यूम करके और थोड़ा सा पीछे के टाइम पीरियड से जो पुरानी बुक्स थी उसमें से कंटेंट उठा के लिखा गया था इसमें, इसलिए इसको सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट बोलते हैं। तो इसमें आपको 3-4 बुक्स के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले आपकी अष्टदाई। तो अष्टदाई गाइस इसको पन्नीनी ने लिखा था। तो आपको ना गाइस एक तो बुक का नेम और उसका राइटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आपके थे जो बुक का नाम था वो था अष्टदाई, जिसे किसने लिखा था, पन्नीनी ने लिखा था। देन आपका दूसरा बुक है वो है गार्गा संहिता, ठीक है। तो गार्गा संहिता को गार्गी मुनि ने लिखा था। देन उसके बाद जो आपकी थर्ड बुक है वो है महाभाष्य। कौन सी बुक है, महाभाष्य, जिसे किसने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था। किसने लिखा था, पतंजलि ने। तो इसके अलावा और 2 बुक्स है, कौन सी, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। तो मालविका अग्निमित्रम को कालिदास ने लिखा था, ठीक है। उसके अलावा जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस तो किसने लिखा था, विशाखा दत्त ने लिखा था। तो यहाँ पे आपको बुक का नेम और बुक का राइटर पता होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। लर्न करने की तो लर्न करना पड़ेगा, बाकी थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता भी देती हूँ। तो देखो जो अष्टदाई थी ना गाइज, एक ग्रामर बुक थी, मतलब कि इसमें ग्रामर से रिलेटेड कंटेंट लिखा गया था, क्योंकि एक संस्कृत लैंग्वेज में बुक लिखी गई थी, ठीक है। और इसमें 6th सेंचुरी के बारे में लिखा गया है, और इस पीरियड में इसने अर्बनाइजेशन के बारे में भी लिखा हुआ है, मतलब जो सेकेंड अर्बनाइजेशन इंडिया में हुआ तो उस टाइम पीरियड के बारे में लिखा हुआ है। और इस बुक में आपको प्री मौर्य एंड मौर्य टाइम पीरियड के बारे में पता लग जाएगा। प्री मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से पहले यहाँ पे कौन को रूल करता था, कहाँ पे, मगध में। मौर्य डेंसिटी कहाँ पे रूल करती थी, मगध में रूल करती थी। कहाँ पे रूल करती थी, मगध में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा के गद्दी बैठा था, तो धनानंद को हरा के गद्दी बैठा था। धनानंद कौन था, नंद डेंसिटी का लास्ट शासक था, जिसको किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के मौर्य डेंसिटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। देन आपकी नेक्स्ट है गार्गी संहिता। तो गार्गी संहिता को शेख गरागी ने लिखा था, और इसको ये युग पुराण से लिखी गई थी, मतलब युग पुराण जो आपको मैंने पुराणों में पढ़ाया था तो उसमें से इसका कंटेंट उठाया गया है। इसके अलावा इसमें आपको ज्योतिष टेक्स्ट के बारे में पता लग जाएगा। ज्योतिष टेक्स्ट मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट वगैरह, मतलब कि जो आप लोग पढ़ते हो ना आज के टाइम पे जो प्रिडिक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ज्योतिषी जो टेक्स्ट लिखा गया था वो मैंने आपको स्मृति में बताया था। तो इसमें ये सब बताया जाता था, जैसे कि सोलर सिस्टम के बारे में हो गया, या तो जो भी प्रिडिक्शंस वगैरह होती थी उसके बारे में इसमें पढ़ाई होती थी, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक्स के बारे में पता लग जाएगा, जब ग्रीक्स इंडिया में आए थे, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको इंडो ग्रीक कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता लग जाएगा, या थोड़ा बहुत आपको मौर्य टाइम पीरियड के बारे में इसमें पता लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका महाभाष्य। तो महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा था, और इसमें उन्होंने शुंग डेंसिटी के बारे में बताया हुआ है। कौन सी डेंसिटी के बारे में, शुंग डेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसमें ये जो बुक है किस में लिखी गई थी, संस्कृत ग्रामर में लिखी गई थी, और इसे किसने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था। किसने, पतंजलि। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपकी कालिदास। तो कालिदास ने आपकी मालविका अग्निमित्रा लिख करके बुक लिखी थी, ठीक है, जिसे किस में लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में। और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस बुक का नेम को, मालविका प्लस में अग्निमित्र, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ड्रामा बुक थी जिसे किसने लिखा था, कालिदास ने। और ये उसकी कालिदास की सबसे फेमस बुक थी जो आज भी पढ़ी जाती है, देखो। और इसमें उन्होंने ड्रामेटिक मतलब जो एंशिएंट टाइम पीरियड को ड्रामेटिक बुक में कंटेंट करके दिखाया गया है। उसके अलावा उन्होंने उज्जैन डेंसिटी के बारे में बताया हुआ है, वहाँ के टाइम पीरियड के बारे में। देन ब्राह्मणास टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। देन आपको इसमें थोड़ा सा मालविका अग्निमित्र के बारे में, विक्रम मोर वासिया के बारे में, अभिजन शकुंतला एंड पोएम लाइक रघुवासमा, बहुत सारी इसमें आपको पोएम मिल जाएंगी, ठीक है। मेघादत्ता के बारे में ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई है। मेन आपको ये पता होना चाहिए कालिदास किसने लिखी थी, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, और ये एंशिएंट इंडिया की सबसे बड़ी ड्रामेटिक बुक है, ठीक है, जिसको लिखा गया था। तो ये तो था आपके
सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। इसके अलावा आपका मुद्रा राक्षस है। तो मुद्रा राक्षस गाइस एक तो नंद वंश में एक था, कौन, नंद वंश में जो लास्ट इसके शासक था कौन, धनानंद। तो धनानंद के दिमाग मतलब दरबार में एक आदमी था, कौन, विशाखा दत्त करके, ठीक है। तो उसने इस बुक को लिखा था। तो देखो अब यहाँ पे इसको किसने लिखा था, मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त ने लिखा था। और ये भी एक तरीके से ड्रामा बुक थी। और इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता लगता है, उनके प्राइम मिनिस्टर चाणक्य के बारे में, और कुछ कंटेम्प्रेरी किंग्स मतलब कि बिंदुसार और अशोक के बारे में भी आपको पता लगता है इस टाइम पीरियड के बारे में। और आपको इसमें ये पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो पूरा एम्पायर था उसको कैसे असिस्ट करा था, ठीक है, और धनानंद को कैसे हराया था, ये चीज़। उसके अलावा उस टाइम की आपको सोशल इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में इसमें पता लगता है। और एक कब लिखी गई थी, 4th to 8th सेंचुरी के बीच में इसको लिखा गया था। आगे देखो अब इसके बाद, तो ये तो थे आपके सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे बायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो गाइज अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। हिस्टोरिकल टेक्स्ट क्या था, मतलब कि पुराने टाइम पीरियड के बारे में कुछ राइटर्स ने लिखा था, प्रॉपर हिस्टोरिकल नहीं बोल सकते हैं बट था। उसके बाद हमने सेमी हिस्टोरिकल पढ़ा, जिसमें उन्होंने पुराने टाइम पीरियड की जो बुक्स थी उसमें से कुछ कंटेंट उठा के उसको नया करके थोड़ा सा इनोवेटिव वे में लिखना शुरू करा। देन अब है बायोग्राफिकल। तो बायोग्राफी क्या होती है गाइस, तो बायोग्राफी होती है किंग्स की, लाइक वो लोग कहाँ पे रूल करते थे उस टाइम पे, वो जहाँ पे रूल करते थे वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, उन्होंने अपने बारे में लिखवाया गया होगा कि उनकी कितनी रानियाँ हुआ करती थी, या वो उनका किया वो अपने किले के बारे में, अपने दरबार के बारे में, ये सब चीज़ें लिखवाते थे वो लोग, ठीक है। तो जो बायोग्राफिकल टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा सोसाइटी के बारे में नहीं बताता है, सिर्फ जिसके बारे में लिखा गया उसके बारे में बताता है। जैसे कि आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा कि बायोग्राफिकल राइटर्स टू लिक लीव्स फॉर देयर रॉयल पैट्रोन एज द सीम ऑफ देयर लिटरेरी वर्क। तो इसमें सिर्फ उन्होंने अपने बारे में, रॉयल पैट्रोन मतलब सिर्फ अपने जो उनका एक तरह कहते हैं ना शाही तरीका जैसे वो लोग रहते थे उसके बारे में लिखवाया, मतलब अपनी कहानी लिखवाई है कि उन्होंने कैसे कैसे राजा बने, फिर उसके बाद उन्होंने कैसे रूल करा, ये सब चीज़ें। तो जो बायोग्राफिकल टेक्स्ट था गाइस वो कोई जेन्युइन टेक्स्ट नहीं था, क्योंकि इसमें झूठी बातें भी लिखी होती थी। क्योंकि जब राजा लिखवाएगा अपने बारे में सब कुछ सच थोड़ी लिखवाएगा, अपनी अच्छी अच्छी बातें लिखवाएगा, बस अपनी खराब बातें तो नहीं लिखवाएगा। तो ये बोल सकते हैं कि जो बायोग्राफिकल टेक्स्ट था प्रॉपरली ट्रुथ नहीं था, इसमें प्रिडिक्शन ज़्यादा थी, या तो कह सकते हैं कि बड़ा चढ़ा के बातों को ज़्यादा लिखवाया गया था। इसके अलावा ये जो बुक्स लिखी गई थी उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, किंग्स के बारे में लिखना। ये मेन मोटिव नहीं था कि उस टाइम पर रियल पिक्चर कैसी थी मतलब सोसाइटी की, तो ये सब चीज़ें इसमें तो लिखी ही नहीं गई है। इसलिए बायोग्राफिकल टेक्स्ट को प्रशस्ति काव्य भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से थे। तो देखो अब मैंने इसको थोड़ा सा टेबलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर मैं इसको लिखती तो मेरे को बहुत टाइम लगता और आपका भी टाइम वेस्ट होता। तो देखो सबसे पहले जो पोएट थे बाणभट्ट, जिन्होंने कौन से किंग के बारे में लिखा है, तो देखो बाणभट्ट ने एक बुक लिखी थी हर्षचारिता, ठीक है। कौन सी डेंसिटी के बारे में लिखी थी, वर्धना डेंसिटी, और किंग कौन थे, हर्षवर्धना। तो बाणभट्ट ने हर्षवर्धना के बारे में लिखा था, इसमें कौन सी बुक में, हर्षचारिता की बुक में, हर्षचारिता, ठीक है। और हर्षवर्धना कौन सी डेंसिटी के थे, वर्धना डेंसिटी के थे। और ये बुक कब लिखी गई थी, 606 BC AD से 47 AD तक के बीच में लिखी गई थी। उसके अलावा जो नेक्स्ट बुक आपकी है वो है वाक्पति राज, ठीक है। और ये किसके बारे में लिखी गई थी, इसमें यशोवर माना के बारे में लिखी गई थी, ठीक है। और ये कौन सी डेंसिटी के थे, चंद्र डेंसिटी के थे। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी इसके लिए, गोडवाहो करके बुक लिखी थी, ठीक है। और एक कब कौन से टाइम पीरियड की बुक थी, 700 to 40 AD के बीच की। देन आपकी नेक्स्ट है पद्मागुप्ता पारीमाल। तो पद्मागुप्ता पारीमाल ने वाक्पति मुंज के बारे में लिखा था इस बुक में। देन जो वाक्पति मुंज थे वो परमारा डेंसिटी के थे, और इसके लिए पद्मागुप्ता ने नवासा सहंशका चारिता करके एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने परमारा के बारे में मतलब वाक्पति मुंज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और टाइम पीरियड कौन सा था, 917 से 96 के बीच में। देन आपके नेक्स्ट है वल्लाल। वल्लाल ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी बोझा परबंधा करके, ठीक है, बोझा परबंधा करके बुक लिखी थी और वो बोझा के ऊपर लिखी गई थी। देन आपकी नेक्स्ट है बिल्हाना। तो बिल्हाना को इसमें बिल्हाना में उन्होंने विक्रमादित्य के बारे में लिखा है। विक्रमादित्य चालुक्य डेंसिटी के थे और इसके लिए उन्होंने विक्रमांका चारिता करके एक बुक लिखी थी, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका संध्याकर नंद।
नंदीन, उसके लिए उन्होंने संध्याकर नंदी ने रामचरिता करके एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने रामपाला के बारे में बताया हुआ है। रामपाला किंग थे, कहाँ के? पाला डेंसिटी के। देन आपकी नेक्स्ट बुक है हेमचंद्रा। हेमचंद्रा में आपको कुमारपाला के बारे में पता लगता है जो चालुक्य वंश के थे, ठीक है, और उसके लिए उन्होंने कुमारपाला चारिता करके बुक लिखी थी। देन नेक्स्ट है आपका जय सिंह सूरी। तो जय सिंह सूरी ने कुमारपाला भूपाला चारिता करके एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने कुमारपाला के बारे में बताया हुआ है। तो कुमारपाला भी चालुक्य डेंसिटी के थे। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका आनंद भाटिया। तो आनंद भाटिया ने बालदन सेना के बारे में लिखा था जो सेना डेंसिटी के थे, और इसके लिए उन्होंने बालाचारिता करके बुक लिखी थी। देन नेक्स्ट है आपका चंद बारदाई। तो चंद बारदाई ने पृथ्वीराज थर्ड के बारे में लिखा था, ठीक है, जो चौहान डेंसिटी के थे, और उन्होंने पृथ्वीराज रासो करके एक बुक लिखी थी। उसके अलावा देन जयांक है। तो जयांक ने भी पृथ्वीराज थर्ड के बारे में लिखा था, और उन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी पृथ्वीराज विजया करके। मतलब इसमें पृथ्वीराज ने जो विजय हासिल करी थी उसके बारे में लिखा गया है। देन नेक्स्ट है आपका जयचंद्र। तो जयचंद्र की जो किंग थे वो थे हामिर देवा, ठीक है, तो हामिर देवा के बारे में लिखा गया है। कौन सी बुक थी? हामिर काव्य। देन नेक्स्ट है आपका राजनाथ सेकेंड। उन्होंने अच्युत्य देवा रावा के बारे में लिखा है। किसमें? अच्युत्य जाब्यू दया के बारे में। तो वो कौन से उच्च के थे? तुलुप डेंसिटी के थे। तो तुलुप डेंसिटी आपको पता है कहाँ पे थी? विजयनगर में थी, ठीक है। तो विजयनगर के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है जिसमें उन्होंने कृष्णदेव राय के बारे में बताया हुआ है। तो ये तो थे आपके कुछ कोर्ट पोएट्स जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, और किसके बारे में लिखा था, कब लिखा था, और वो किस डेंसिटी के थे बारे में थे। तो ये है इसमें। अब आगे देखो आप लोग। तो ये तो थे आपके हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ठीक है, मतलब जो इंडिया में लिखे थे और इंडिया के लोगों ने लिखा था। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज मतलब कुछ बाहर के लोग इंडिया में आए जिन्होंने इंडिया के बारे में अपनी बुक्स में लिखा। क्या करा? अपनी बुक्स में लिखा। तो देखो जो फॉरेन अकाउंट्स है ना, एक तरीके से गाइस वो सप्लीमेंटेड था। सप्लीमेंटेड मतलब कि एक तरीके से इसने भी इंडिया के बारे में बताने में बहुत मदद करी, क्योंकि इंडिया के लोग तो लिखते ही थे इंडिया के बारे में। उसके अलावा फॉरेनर्स ने भी आके इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा। बट एक चीज़ थी फॉरेनर्स में, जब फॉरेनर्स ने इंडिया के बारे में लिखा तो उन्होंने किसी भी की भी कोई बुराई नहीं करी और कोई अच्छाई नहीं देखी। उन्होंने जो देखा इंडिया में आके सिर्फ वही लिखा, क्योंकि जो इंडियन टेक्स्ट है उसमें तो क्या हुआ है? बाइज्ड है। बाइज्ड मतलब हर किसी ने एक दूसरे के बारे में बुराइयाँ कर रखी है। जैसे कि अगर मैं ब्राह्मी टेक्स्ट के बारे में बात करूँ तो बुद्धिस्ट और जैन ने ब्राह्मी टेक्स्ट में कमियाँ निकाली है, देन ब्राह्मणिक लोगों ने बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में कमी निकाली है। बट फॉरेन सोर्सेज में वो प्रॉपरली क्या होता था? रियल था, क्योंकि इसमें कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं लिखा गया है। जो उन्होंने देखा वही लिख दिया। तो एक तरीके से फॉरेन सोर्सेज इंडिया के बारे में बहुत रियलिटी बताते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब फॉरेन सोर्सेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो फॉरेन सोर्सेज से एक तरीके से अनबाइस्ड है। अनबाइस्ड मतलब यहाँ पे कोई झगड़े का वो नहीं था कि मतलब किसी के बारे में अच्छी बात बता दी, किसी के बारे में खराब बात बता दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो दिस ट्रैवलर्स हैड नो ऑब्लिगेशन टू एनी किंग और एनी रीजन। तो इस टाइम पे जो ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने किसी भी किंग के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं उठाया था और किसी रीजन के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने जो देखा वो लिख दिया। उन्होंने सिर्फ जो देखा वहाँ पे व्हाट दे हैड सीन वही उसको उन्होंने लिख दिया। तो बोला जाता है कि जो फॉरेन सोर्स है एक तरीके से सप्लीमेंट है डोमेस्टिक लिटरेचर के, क्योंकि हमें अपने टेक्स्ट के बारे में इतना नहीं पता लग पाया, बट बाहर के जो लोग लिख के गए थे उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इंडिया में आपको पता है कि फॉरेन से कौन कौन आए? ग्रीक के लोग आए थे, अरेबियन से लोग आए थे, चाइनीज़ और तिब्बतन ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे जिन्होंने इंडिया के बारे में अपनी बुक्स में लिखा, ठीक है। और जब वो लोग इंडिया से गए तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इंडिया में उन्होंने देखी उसको अपनी बुक में लिखा, उसको ऑब्जर्व करा, ठीक है। देन अब जब अपनी कंट्री में गए तो उसके बारे में उन्होंने बुक पब्लिश कर दी जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो अब मैं कुछ आपको बताऊंगी फॉरेन सोर्सेज के बारे में, क्योंकि सारे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन अगर मैं बोलूँ टैबलेट्स इंडिया में आए थे। अगर सारे पढ़ने बैठे तो 100 से भी ऊपर है, बट हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, थोड़े बहुत जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है सिर्फ मैं वही आपको बताऊंगी, बट नोट्स में मैं आपको सारे दे दूंगी, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले ग्रीक राइटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रीक राइटर्स में हेरोडोटस थे जो इंडिया में आए थे, ठीक है। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सिंध एरिया के बारे में लिखा था। क्योंकि जब ग्रीक और पर्शियन के बीच में जब वॉर हो रही थी तो उस टाइम में जो इंडिया पर्शियन की साइड से लड़ रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी थी। तो देखो जो हेरोडोटस थे उन्होंने ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री,
हिज अकाउंट टेल अस अबाउट द इंडियन सोल्जर्स। तो उन्होंने अपनी बुक में इंडियन सोल्जर्स के बारे में लिखा हुआ है, जब वो लोग कब लड़ रहे थे, जब पर्शियन और ग्रीक के बीच में वॉर हो रही थी। ठीक है, तो हेरोडोटस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड ही रेफर टू इंडियन सोल्जर्स फाइटिंग फ्रॉम पर्शियन। ठीक है, किससे लड़ रहे थे, पर्शियन से लड़ रहे थे, पर्शियन साइड से लड़ रहे थे ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन पर्शियन एंड ग्रीस। ठीक है, तो हेरोडोटस ने बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, इंडिया के बारे में। मेनली उन्होंने सिंध एरिया के बारे में लिखा था, और जो सिंध नेम है ना, वो हेरोडोटस ने ही इंडिया को दिया था। मतलब हम लोग बोलते हैं ना सिंध से हिंद बना है, तो सिंध जो नेम था सबसे पहले इंडिया को इन्होंने ही दिया था। किसने, हेरोडोटस ने। उसके बाद नेक्स्ट है आपके मैगस्थनीज। तो भाई जो मैगस्थनीज था वो सिकंदर के टाइम पे इंडिया में आया था। किसके टाइम पे, सिकंदर के टाइम पे। तो मैगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने और किसके राजदूत बनकर आया था, उसको सेल्यूकस ने भेजा था। किसने भेजा था, सेल्यूकस ने। सेल्यूकस कौन था, एम्बेसडर था किसका, सिकंदर का। तो देखो मैगस्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर एक तरीके से सिकंदर के डिपार्टमेंट में काम करता था, और एक चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में इंडिया में आया था। इसने एक बुक लिखी थी इंडिका। इंडिका में उन्होंने मौर्य टाइम पीरियड के बारे में लिखा है। ठीक है, इंडिका में उसने बताया कि मौर्य टाइम पीरियड में यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, कास्ट सिस्टम कैसा था, कास्ट रिलेशन कैसे थे, तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी बुक्स में बताई हुई है। तो आपसे पूछ सकता है इसके अलावा जो ओरिजिनल इंडिका, तो जो ओरिजिनल इंडिका थी वो तो हमें नहीं मिली है, बट जो ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे मैगस्थनीज के टाइम पीरियड में, उन्होंने जो इंडिका थी उसके बारे में कुछ कुछ जो चीज़ें पता लगी उनको, उन्होंने अपनी बुक्स के बारे में लिखा। बट हमें जो ओरिजिनल बुक है इंडिका वो नहीं मिली थी। सिर्फ आपको यहाँ पे ये मेन पता होना चाहिए कि मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें उन्होंने मौर्य टाइम पीरियड के बारे में बताया है। दैट्स इट। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये दो हो गए, इसके अलावा भी कुछ थे। प्लोटोलेमी। ठीक है, तो प्लोटोलेमी एक रोमन जोग्राफर थे। ठीक है, जिन्होंने इंडिया के जोग्राफिकल एरिया के बारे में बुक्स में लिखा था अपने। ठीक है, कौन से एरिया के बारे में, जोग्राफिकल एरिया के बारे में, कि जब बिजनेस करते हैं अगर रोमन और इंडिया, तो उसके बीच के बारे में उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके प्लिनी है। प्लिनी ने एक बुक लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिया करके, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इंडिया और रोम के बीच में ट्रेड कैसे होता था। किसके, रोम और इंडिया के बीच में ट्रेड कैसे होता था। देन इंडिया के एनिमल्स के बारे में और इंडिया के प्लांट्स के बारे में उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है। देन नेक्स्ट है आपके पेरिप्लस। तो पेरिप्लस ने भी इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, रूट्स बताए इन्होंने कि जब इंडिया रोम के साथ जब बिजनेस करता था, या तो कौन कौन से रूट्स के थ्रू बिजनेस करता था, उस टाइम पे कहाँ कहाँ से बिजनेस होता था, कितने टाइप्स की शिप्स हुआ करती थी, टैक्सीज कैसे लगे होते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें उन्होंने बताई है। अब मैं थोड़ा सा आपको टेबलर फॉर्म में भी इसको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने मेन आपको ग्रीक्स बता दिए, बट और भी बहुत सारे थे। देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने आपको हीरोडोटस के बारे में बताया भी था, थोड़ा डिटेल में आपको बता देती हूँ मैं यहाँ पे। देखो जो हीरोडोटस से 5th सेंचुरी में इंडिया में आए थे। कब आए थे, 5th सेंचुरी में। एक तरीके से आए नहीं थे, इन्होंने वहीं बैठ के लिखा था। देखो अब इन्होंने कहाँ के बारे में लिखा था, तो इंडस रिवर वैली के बारे में, वहाँ पे जो सोसाइटी बसी हुई थी उसके बारे में लिखा था। तो सबसे पहले इन्होंने ही इंडिया को द इंडस नेशन के नाम से बोला था। तो यही थे जिन्होंने इंडिया को इंडस बोला था। उसके बाद नेक्स्ट है आपके अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक अरब से आया था। ये भी एक तरीके से इस्लामिक फिलोसफर था, जिसने इंडिया में क्या करा था, विजिट करा था। और देवराय के बारे में, देवराय जो सेकंड थे उसके बारे में उन्होंने लिखा है अपनी बुक में। तो देवराय कौन, कृष्णदेव राय के बारे में। जब कृष्णदेव राय मर गए थे उसके बाद देवराय जो विजयनगर डेंसिटी था वहाँ पे इन्होंने रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे इंडिया में आया था। तो उन्होंने संगम डेंसिटी के बारे में अपनी बुक में लिखा है। उसके अलावा ये ज़्यादा ही मतलब इंडिया से इम्प्रेस नहीं थे, मतलब ज़्यादा इनको यहाँ के बारे में अच्छा लगा, मतलब यहाँ की जो क्लोथिंग वगैरह था वो इनको पसंद नहीं आया, बट यहाँ की जो डेंसिटी थी उसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। उस टाइम का जो किला होता था ना, किला चारों तरफ से जो महल घिरा होता था, ये उनको बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, उसके अलावा देन आपके अलबिरूनी है। अलबिरूनी इंडिया में 13 साल रहा था। उसने एक बुक भी लिखी थी किताबुल हिंद करके। ठीक है, कौन सी बुक लिखी थी, किताबुल हिंद, जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में एक तरीके से इंडिया का बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है इसमें। ठीक है, इंडिया का कास्ट सिस्टम कैसा था और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इंडिया की जाति व्यवस्था वगैरह, तो ये सब चीज़ें भी उन्होंने बताई थी। कि इसके अलावा उन्होंने और ये देखो कब आए, कब थे ये 117 से 130 के बीच में इंडिया में रहे थे, मतलब 13 साल तक इंडिया में ही रहे थे।
ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके एल मसूदी। एल मसूदी भी इंडिया में आए थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी हेरोडोटस ऑफ द अरब। तो उसमें इन्होंने इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करा है कि इंडिया में कैपिटल्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है उन्होंने, मतलब कि महाजनपद काल के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। देन आपके फाशियन इंडिया में आए थे, उन्होंने इन्होंने एक तरीके से बुद्धिस्ट मॉन्क थे, मतलब कि जब इंडिया आए थे तो ये बुद्धिस्ट कल्चर को देखना आए थे, मतलब कि टेक्स्ट वगैरह को, या जहाँ जहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ से मिलती थी वहाँ गए थे, इन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी और उस पर बुक लिखी थी। ठीक है। तो जब ये इंडिया में आए थे तो किसके टाइम पीरियड में आए थे? विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में इंडिया में आए थे ये। ठीक है। इन्होंने मेन बुद्धिस्ट के बारे में, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में थे, उस पर इन्वेस्टिगेशन करा था। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपके थे वो आए थे ह्यूआन सांग। तो एक तरीके से ये भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जो इंडिया में बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंडिया में आया था। ठीक है। और ये हर्षवर्धन डेंसिटी के टाइम पे इंडिया में आया था। देन नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट है आपका इब्न बतूता। तो इब्न बतूता भी इंडिया में आए थे। इब्न बतूता ने भी एक बुक लिखी थी। ठीक है। बुक का नाम आपको देखो यहाँ पे बता भी देती हूँ, जो बुक का नाम था, एक मिनट देखो, अब यहाँ पे आपको बताती हूँ कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे इंडिया में थे। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक था, उससे बहुत इम्प्रेस था ये, तो मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए इंडिया में आया था। ठीक है। उसके अलावा आया कहाँ से था? तो मोरक्को से आया था ये। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। उसके अलावा इसने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, जैसे कि इंडिया के पान के बारे में, इंडिया का जो नारियल था, नारियल जो आप लोग खाते हो, उसके बारे में इसने लिखा था। ठीक है। तो मेन इसने बहुत सारी चीज़ें इंडिया के बारे में उस टाइम की लिखी। इंडिया की जो सोसाइटी वगैरह था, सती प्रथा के बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा था। देन जो इन्होंने बुक जो लिखी थी वो थी रिहला। रिहला करके इन्होंने बुक लिखी थी एक। ठीक है। कौन सी बुक थी? रिहला। किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने लिखी थी। और एक कब आया था इंडिया में? 1333 AD से लेकर 1347 तक इंडिया में आया था। देन उसके बाद है आपको मार्को पोलो। मार्को पोलो इंडिया में कब आया था? 1292 से 1294 के बीच में इंडिया में था। तो इंडिया, इसने भी इंडिया के यूरोप से जो एशिया का बिजनेस था, रूट से, उसके बारे में उसने अपनी बुक में लिखा है। इसके अलावा इसने जो तमिल पांडे किंगडम था उसके बारे में लिखा है। उसके अलावा इसने रुद्र मामा देवी के बारे में, ठीक है, अपनी बुक्स में लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज के बारे में आपको बता चुकी हूँ मैं। निकोलो कॉन्टी करके भी आए थे। ठीक है। ग्रीक स्कॉलर था जो इंडिया में आया था। उसके अलावा देन आपका शोंगेन करके इंडिया में आए थे। ठीक है। तो ये भी एक तरीके से इन्होंने भी इंडिया के बारे में, महायान के बारे में, महायान क्या होता है, मतलब जैन कल्चर के बारे में इन्होंने अपनी बुक में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा था। तो देखो ये सारे फॉरेनर्स थे जो इंडिया में आए थे और इंडिया के बारे में इन्होंने लिखा अपनी बुक्स में। ठीक है। तो आपको मेनली इन सब राइटर्स का नेम, ट्रैवलर्स के नेम, उनका टाइम पीरियड, ये उनकी बुक के बारे में पता होना मेन है। ठीक है। ये नहीं पूछता मेनली कि उनका बर्थ कब हुआ था, कहाँ से आया था, नहीं। ये मेन पूछता है कि पूछ सकता है कहाँ से आया था, टाइम पीरियड, उनकी बुक के बारे में। ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ इब्न बतूता कहाँ से आया था? अरब से आया था। मैगस्थनीज कहाँ से आया था? ग्रीक से आया था। तो ये सब चीज़ें पूछ सकता है, टाइम पीरियड पूछ सकता है। ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब ये तो था आपका हिस्टोरिकल टेक्स्ट, अब तो यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका। तो देखो अब हमारा जो लिटरेरी सोर्स है पूरा ख़त्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपके आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट पे। तो आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो तो उसमें मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि लिटरेरी सोर्स क्या थे? रिटन फॉर्म में थे, जबकि आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट किस में है? फिजिकल फॉर्म में है, जिसको आप लोग टच कर सकते हो और अभी भी देख सकते हो। क्योंकि जो लिटरेरी सोर्स है उसको तो अभी आप करंट में नहीं देख सकते ओरिजिनल, बट आर्कियोलॉजिकल सोर्स को देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो बच्चे चैनल पे न्यू है गाइस, चैनल को जरूर फॉलो करना ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रही। अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी कंटेंट को पढ़ सके, और कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी कंटेंट और लेकर आ पाऊँ, क्योंकि आपका एग्जाम भी है सितंबर में, तो जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर अप हो पाए। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।